सुबह का जब न्यूज़पेपर हम खोल के पढ़ रहे थे तो पूरा न्यूज़पेपर चुनावी घोषणा पत्रों से भरा हुआ था। लोजपा ने भी कुछ घोषणाएं की है आगे अपने मैनिफेस्टो के रूप में, और कांग्रेस ने भी किया है। जैसे कि कुछ प्रमुख चीज़ें उसमें बता दूं आपको, जैसे कि उन्होंने कहा कि केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए फ्री पढ़ाई और 90% अंक लाने पर एक स्कूटी का व्यवस्था, किसानों का ऋण माफी, ये कांग्रेस का है। और लोजपा ने भी नियोजित शिक्षक को समान काम का समान वेतन देना, बिहार फर्स्ट के एजेंडे को बढ़ाया है। क्योंकि आप निर्दलीय है और एक विधानसभा के तक सीमित है, तो आप खड़िया की आप बताइए सर। जो बाकी पार्टी एजेंडा लेके जा रही है, मैंने सुना है कि खुना पार्टी ने बोला है कि 10,000 रोजगार वो तुरंत दे देगी आते के साथ। बड़ा आसान होता है कहना, और झूठे वादे करके किसी भी लोकतंत्र की जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसको तोड़ने का काम होता है, पावर का मिसयूज करना। ये सब ना सर डुबाने के लिए कहा जाता है। लोग जब काम नहीं कर पाते हैं पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं और सिक्के फेंकते हैं ताकि लोग आ सकें। मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना, मेरा मुहिम एक कोशिश है। मैं हमेशा बोलूँगा कि मेरी जनता के लिए जितना अच्छा हो सके, शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, महिलाओं के रक्षा में और उनको रोजगार भी दिलाने के कार्यों में मैं हमेशा कार्यरत रहूँगा और मैं उनके टच में रहूँगा। मैं उनसे मिलता रहूँगा और उनके मुद्दों पे काम करता रहूँगा। बाकी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, मैं निर्दलीय बनकर आगे जाऊँगा और उन वादों में मुझे कुछ दम दिखाई देगा तो मैं समर्थन करूँगा उनको। इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आप युवा हैं और खड़िया में बहुत दिनों से रह रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत दिनों से रह रहे हैं। यहाँ की प्रशासन के बारे में बताइए। ये प्रशासन मेरे हिसाब से पुलिस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पूरा महकमा का बात कर रहा हूँ, चाहे वो चिकित्सा का विभाग हो, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो। ये लोग कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं? अच्छा काम हो रहा है? कैसे काम चल रहा है सर? इसका जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि आप तो किसी प्राइवेट स्कूल में, आपने शायद डीएवी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, तो आपने देखा होगा कि वहाँ NK सर प्रिंसिपल आते हैं, फिर अजय सिंह प्रिंसिपल आते हैं। तो आपने देखा होगा नेतृत्व की वजह से स्कूल के पूरे कार्य शैली में बदलाव आ जाता है। स्वाभाविक है, बिल्कुल सर। उसी तरह से सर, जब हमारे ऊपर कोई रूल कर रहा होता है, पावर जिसके हाथ में होती है, जिसका हाथ में सत्ता होती है, उसका प्रभाव आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। नीतीश जी के कार्य में हमेशा याद रखेंगे आप कि वो इन लोगों को पावर देते हैं काम करने की। जो महकमे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो बेसहारा महसूस नहीं करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो गलत पावर का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स अभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। मैं अगेंस्ट नहीं जाना चाहूँगा। चिकित्सा का बताइए, खड़िया का हॉस्पिटल कैसा है? 1000 बेड वाला सर ऐसा है कि जब उसका उद्घाटन हो रहा था हॉस्पिटल का, मैं वहीं पे था। मैं बोला था होटल व्यवसाय से उनको बहुत करीब से देखा इनको कार्य करते हुए, उनकी कार्यशैली को। तो DM साहब बहुत परेशान थे जिस समय इसका उद्घाटन, नहीं उस समय मैं नाम भूल रहा हूँ, जो भी DM रहे होंगे, तो बहुत परेशान थे कि भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं ओपनिंग करने के लिए। 1000 सैया का 100 या 100 सैया है या 1000 सैया है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 100 सैया था, 100 सैया, 100 बेडेड हॉस्पिटल। तो उस समय मांझी जी थे, जीतन मांझी, तो वो आने वाले थे बिल्कुल से, और ये लोग बिल्कुल परेशान थे कि भैया ये आने वाले हैं, उद्घाटन करना है, ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे। सर इसका उद्घाटन हो गया, बट मेरे हिसाब से जब डॉक्टर ही नहीं होगा, आप सिर्फ ठेकेदारों को कमाने के लिए हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, सिर्फ बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं ही नहीं, तो सेंस ही नहीं बनता है किसी हॉस्पिटल्स का अगर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हो। आप 100 नहीं, आप 1000 नहीं, 1 लाख का सैया बनवा लीजिए, लेकिन अगर वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप खुद चलिए मेरे साथ किसी एक दिन, मैं उसकी यथास्थिति आपको दिखाता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि यहाँ से जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे, क्यों नहीं क्वेश्चंस करते हैं रूलिंग वहाँ के लोगों को, ऑफिसर्स को, वो चेक करवाते हैं। बिल्कुल जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। बशर्ते मैं एक और चीज़ बोलूँगा,
हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर हैं वो बहुत अच्छे से वहाँ काम करवाते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके हाथ में नहीं है, नियुक्तियाँ उनके हाथ में नहीं है। नियुक्तियाँ उनके हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं। डॉक्टरों को तो यहाँ पे नियुक्त किया जाता होगा, वो आते नहीं है या सर, नियुक्ति नहीं है? लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर आना नहीं चाहते हैं, खगड़िया बहुत पिछड़ा इलाका है। रीजन भी होगा उसके। मुझे तो सर ऐसा कुछ नहीं दिखता, मुझे इस समय पॉलिटिक्स ही नज़र आता है। डॉक्टर्स क्यों नहीं आना चाहेंगे? डॉक्टर्स क्यों नहीं आना चाहेंगे सर? क्या बुरा ये डॉक्टर्स, क्या जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं क्या वहाँ डॉक्टर का काम तो सेवा का है, तो उनको तो मरीज, उनको उनका एक काम है मरीज को देखना, जगह स्थान स्थिति। लेकिन यहाँ है सब कुछ। जी हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं जो आपको हड्डी कभी नहीं देखेंगे, बोलेंगे आ जाना मेरे प्राइवेट क्लिनिक में। जी दंत रोग विशेषज्ञ हैं जहाँ पे दांत देखने का कोई नहीं है। प्रसूति विभाग में दलाल बैठे हुए हैं बाहर में, जब एक प्रेग्नेंट लेडी जाती है तो उसको कह दिया जाता है यहाँ नहीं करवा हो, यहाँ गड़बड़ हो जाते, बच्चा उच्चा ठीक नहीं रहते, वो तुरंत वहाँ जो छोटे मोटे हॉस्पिटल बाहर खड़े हो रखे हैं, वहाँ के दलाल सेट हैं वहाँ से बाहर में, तो वो ले जाते हैं पकड़ के बाहर। और हॉस्पिटल के पास जल जमाव का बहुत गंदा स्थिति तो है। जल जमाव हॉस्पिटल के पास नहीं, पूरे खगड़िया का ही प्रॉब्लम, और मेरे एजेंडे में दूसरे नंबर पे यही आता है। इसके बारे में बताइए आप क्या दूसरे नंबर पे मेरे एजेंडे में है जल जमाव की समस्या। सर देखिए, लोग समझते हैं बाढ़ है, बाढ़ और जल जमाव में बहुत अंतर होता है। एक बारिश जब होती है तो अपने साथ पानी लेके आता है, तो अगर हमने स्वेज सिस्टम को मॉडर्नाइज नहीं किया है और हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है, तो फिर हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यहाँ की जनता नाले का मतलब समझती है ओपन पिट नाला, जो कि अब अलाउड भी नहीं है। पता नहीं कैसे ओपन पिट नाला डाल रहे हैं, वो नाला नहीं है, वो गटर है, मतलब गटर है सर। वो वहाँ पे रहना मतलब गटर के साथ रहना। मैंने अपने घर के आसपास बनने ही नहीं दिया। क्यों नहीं बनने दिया? नहीं चाहिए उसको, वो सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो भाई मैंने एजेंडा बनाया है कि अगर मैं पावर में आता हूँ, अगर जनता मुझे चुनती है विधायक, तो मैं सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है खगड़िया सदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ का जनसंख्या बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे जितना स्वेज है, चाहे वो बाथरूम्स का हो, टॉयलेट्स का हो, किचन का हो, वो पानी निकासी की जगह नहीं है यहाँ पे। और आपस में लोग लड़ाई करते हैं, गाड़ियाँ आती हैं जो पंप करके ले जाती हैं पानी को, तो माहौल बड़ा गंदा हो जाता है। पानी का निकास का सिस्टम यहाँ बहुत गंदा है। अब हॉस्पिटल की बात आप कह रहे थे सर, अगर हॉस्पिटल ही नहीं साफ रहेगा, उसके आसपास का वातावरण गंदा होगा, तो सेंस ही नहीं बनता है वहाँ पे पेशेंट का इलाज करने का। अगर वहाँ बारिश कायदे से हो जाती है सर, तो वहाँ पानी जम जाता है। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य आज के डेट में ये लगता है, खगड़िया में नदियाँ इतनी नज़दीक हैं, इतने आसानी से हमने अपने मैनिफेस्टो में, हमने अपने एजेंडे में बहुत अच्छे से दिखाया भी है ये। अगर आप हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दिखेगा एजेंडे में जाके कि किस तरह से हम डेवलप करेंगे इस चीज़ को, हमारा प्लान क्या है। जो एरिया, जैसे कि आप रहीमपुर को ले लीजिए, गंडक के बगल में ये पूरा एरिया पड़ता है, ये डूब जाता है। यहाँ ये बाढ़ ग्रसित एरिया है, ये जल जमाव से इफेक्टेड नहीं है, वो पूरे के पूरे बाढ़ में डूबता है। उसके लिए हमारा अलग स्ट्रेटजी है। लेकिन जो खगड़िया, हम बाढ़ से बच रहे हैं, 2004 से हम बाढ़ से बचते जा रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि अगर जल निकासी का सही प्रबंध हम कर लेते हैं, तो पूरे चित्रगुप्त नगर, डीवी स्कूल के पीछे हमारा शहर, MG रोड, जितना भी मार्केट एरिया है, बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन जगह बन जाएगा। लेकिन सर ये सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव। एजेंडे में और तीसरा चौथा क्या है? बिल्कुल सर, तीसरा एजेंडा मैंने बताया सर कि वो पंचायत जो बाढ़ में डूब जाते हैं, जल जमाव जिनकी प्रॉब्लम नहीं, जिनकी प्रॉब्लम है यहाँ के बाढ़, नदी के किनारे, नदी के आसपास के किनारे, दियारा इलाके के क्षेत्र में। सर लोग सोचते हैं कि बाढ़ से हम निजात नहीं पा सकते हैं। एक कहावत है, बुद्धिज्म में एक कहावत है, अगर पूरी दुनिया में कांटा हो, बिछा हो, तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछता हूँ सर, आप क्या करोगे? पूरी दुनिया में अगर कांटा तो आप क्या करोगे? मेरे हिसाब से कांटा चुनोगे एक एक? नहीं है, देखिए मैं तो अपना पक्ष रखूंगा ही, आप पहले बता दीजिए इस चीज़। ऐसा है सर, मैं मानूंगा कि आप एक कांटा चुन के निकाल नहीं सकते दुनिया से, तो आप एक अच्छा जूता लोगे, बुद्धिज्म कहावत है, और उसको पहन के पूरी दुनिया घूमोगे। तो उसी तरह से बाढ़ का यही निजात हमको लगता है, जब मैंने बहुत गहन अध्ययन किया सर इसके ऊपर, कि हर एक 1000 की जनसंख्या पे एक हाई रेज स्ट्रक्चर का निर्माण हो बाढ़ वाले इलाके। सर आर्थिक वित्तीय चीज को
ध्यान में संज्ञान में रखते हो ये सब हो सकता है क्या? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कैसे ये काम एक करेगा। राजस्व खगड़िया जिला का और एक विधानसभा में कितना खर्च कर सकते हैं, आपको इसका अंदाजा है? सर विधान निधि से फंड आता है 2 करोड़ हर साल का, मतलब विधायक निधि में फंड आता है 2 करोड़। बाकी वो राज्य स्तर पे विधेयक पारित करके बिल पास करके वो फंड ला सकते हैं कि भैया हम ये योजना अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं, यहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितने मजबूती से इसको पेश करेंगे, आपको वोटिंग उतनी मजबूती से विधानसभा में मिलेगी और आपका बिल पास हुआ तो आप उस पर काम करेंगे, आप उसके लिए फंड्स लाएंगे। ये तो आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है ना सर। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक 1000 लोग अगर हैं इस जगह पे, उनके लिए एक हाई रेज स्ट्रक्चर का निर्माण हो। अब आप बोलेंगे भैया हाई रेज स्ट्रक्चर हमने निर्माण कर दिया, ठीक है, 1.5 महीने का जो बाढ़ आएगा उसमें मवेशी गाय और लोग कुछ दिन के लिए वहाँ पे ठहराव कर लेंगे, बाद बाकी हम उसका यूज़ कैसे करेंगे? सर मेरे यहाँ डेयरी फार्म हुआ करता था, 5-6 गाय हमारी माता जी का और पिताजी का एक डेयरी फार्म हुआ करता था। तो यहाँ 2004 में बाढ़ आ गया। आप जिस जगह को देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, यहाँ इतना पानी था और यहाँ गाय बंदी होती थी। तो डिसाइड किया गया भैया क्या करें, तो गाय को NH पे हम लोगों ने NH 31 पे भेज दिया, नौकर चाकर वहाँ पे रख दिए कि भैया तुम जो है इसका केयर करना है ना, इसको पानी जो है इधर से आके पिलाना, इधर चापानल से निकाल के पानी आप पिलाना, इसको उधर का गंडक का पानी मत देना, बाढ़ का पानी। बट इतना कोई नहीं ध्यान रखता सर, आपकी आंखों के सामने सब ध्यान रखा जाता है, आँख से ओझल होता है। उन्होंने वही बाढ़ का पानी सबको सब बीमार पड़ गए और हमारा जो बिजनेस का चौपट हो, तो वहाँ से उस बचपन के अनुभव से सर मुझे सीख मिली कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है मेरा बैकग्राउंड ठीक है, उन किसान के साथ जिनकी पूंजी होती है सर, अनाज और मवेशी इनकी पूंजी होते हैं सर, साल भर इनका इन्हीं से काम चलता है, इनको सैलरी नहीं मिलती है, जो एक बार ये कमाते हैं थोड़ा बहुत उन्हीं से इनका घर चलता है। अधिकांश गाँव में सारा जीविका मवेशी पे ही निर्भर करता है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं हाई रेज स्ट्रक्चर बोलता हूँ कि इनके मवेशी और पानी की बात वो याद है मुझे, पानी की बात इसलिए बोलता हूँ कि साफ पानी आराम से आ सकता है सर, बाढ़ में भी साफ पानी तो हम आराम से ला सकते हैं ना फिल्टर डाल के। तो पानी की व्यवस्था और हाई रेज स्ट्रक्चर हो जहाँ पे मवेशियों को रखा जा सके और अनाज को रखा जा सके 1.5 महीने। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे बाद में इसको गोडाउन बना दीजिए, किसान से आप बांध दीजिए भैया कि इतना जो है इसका एरिया का आप रेंट दीजिए और अपने अनाज को रखिए, उनका घर भी साफ रहेगा और गाँव भी समृद्ध बनेगा। चौथा एजेंडा तो चौथा हमारा एजेंडा है यहाँ की महिलाओं, यहाँ की बहनों को लेके, यहाँ की विकासशील लड़कियों को लेके जो कुछ करना चाहती हैं घर से निकल के। एजुकेशन हमारे और आपकी तरफ वो भी पा जाती है, लेकिन जब बात आती है नौकरी की, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितनी नौकरी है आपको भी पता है, उनको भी पता है। और ये चीज़ कितनी सेफ है ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है कि प्राइवेट जॉब्स कितनी सेफ है यहाँ पे, नहीं है ही नहीं, और अगर है भी तो नहीं है सेफ। तो ये एजेंडा मेरा उनके लिए है जो लड़कियां पढ़ रही हैं, सुरक्षा के लेकर कुछ सुरक्षा भी है, उनका रोजगार को भी लेकर जी उनके रोजगार सृजन को भी लेके है और उनकी सुरक्षा को लेके भी है। कि मैं सर यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ पे लीची है, यहाँ पे आम है, यहाँ पे मक्का है, यहाँ पे दूध है। मैं ऐसे कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज की स्थापना करवाना चाहता हूँ जहाँ पे 100% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए हो, जो सिर्फ वुमेन्स वहाँ काम करेंगी और वहाँ पे कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज बनेगा। हम उसके लिए फंड पारित करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ बने जहाँ पे प्राइवेट जॉब में, ताकि उनकी एजुकेशन व्यर्थ ना जाए, उनकी फैमिली वाले ये नहीं सोचे यार उन्हें पढ़ा दिया ऐसा कोई उपयोग नहीं, वो मस्त होकर वहाँ काम करें, कमाएं, खाएं, अपना घर चलाएं, ऐसा कुछ मैं सोचता हूँ और करने का जज्बा रखता हूँ। ये मेरे 4 एजेंडे थे। तो आगे आपसे जनता से कितना जल्दी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अब नजदीक आ रहा है सर वोट का। आपने सोशल मीडिया का बात तो कहा, पहले प्रमुखता से कहा है, मगर रूरल एरिया में अभी भी आपको उन किसानों तक, उन मजदूरों तक, हर से गरीबतम तबका से पहुंचना होगा। मैं सर आशा करता हूँ कि जनता जहाँ से मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए अब इस कम समय में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक घर में जाकर उनसे जुड़ पाऊँ, क्योंकि मैं सच्चाई को समझता हूँ, जो रियलिटी है वो मैं जानता हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक बार मैं सबको अपना चेहरा कम से कम ज़रूर दिखाऊँ, अपनी बातें मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपनी बात को कम से कम कहने का, आप लोगों के साथ रहने का। इतनी दूर से आप लोग आए हैं, आप भी युवा हैं मेरी तरह, तो बस लोग मेरी भावनाओं को समझें
मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको बहुत अच्छा कर लूँ। आप अपील करिए इस माध्यम, जब आप इतना बोल रहे थे, इस माध्यम से अपील कीजिए, आप जनता से क्या करना चाहते हैं और संक्षेप में रखिए कि आप एजेंडे से जनता से डायरेक्ट कनेक्ट है क्या। प्रणाम, हमर खगड़िया के जितने जनतावासी छियै अपन सबसे एगो हमर अपील छै कि हमरा राजहर्ष के चूड़ी छाप छै हमर 19 नंबर पर, एकरा में वोट जरूर देबै, कियाकि हम खगड़िया में बदलाव लाबै चाहै छियै। अहाँ सबके हॉस्पिटल में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड में, नाला में, सड़क में, लाइट में, जे मकान बनबै के छै ओकरा में, सब चीज़ में अहाँ सबके दिक्कत हुई है। तो हमें चाहे छियै कि सब में हमें काम करिए, अपने सबके विकास होता तो हमरो विकास होते। धन्यवाद। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे खगड़िया 149 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राजहर्ष जी को। बदलेगा बिहार टीम आपसे हमेशा जुड़ा रहेगी और आगे हम खगड़िया विधानसभा के और खगड़िया जिले के अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे और आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।